नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं विज्ञान की दुनिया में और खास तौर पर पौधों की दुनिया में। जी हाँ। हमारे पास है कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक और उसका अध्याय 7। नाम है पौधों को जानिए। बिल्कुल, और ये अध्याय मतलब उन सभी के लिए बहुत दिलचस्प है जो अपने आसपास के पौधों को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं। सही। उनकी बनावट, उनके काम करने का तरीका, हम इसी एनसीईआरटी अध्याय के जरिए पौधों की दुनिया की एक तरह से सैर करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है। इस अध्याय की जो मुख्य बातें हैं, जैसे पौधे कितने तरह के होते हैं, उनके अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझना। हाँ, क्योंकि अक्सर हम पौधों को बस देख लेते हैं, पर वो अंदर से कैसे काम करते हैं ये जानना काफी मजेदार है। बिल्कुल। और ये अध्याय इसी दिलचस्पी को जगाता है। सही कहा आपने। सोचिए ना, कोई पौधा बिल्कुल छोटा सा है, कोई झाड़ी जैसा फैला हुआ, और कोई एकदम विशाल पेड़ आसमान छू रहा है। हाँ, ये सब पौधे ही हैं, पर इनमें इतना अंतर क्यों? ये अध्याय इसी समझ की एक तरह से नींव रखता है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद पौधों को अलग अलग समूहों में बांटने से। हाँ, वो सही रहेगा। अध्याय का पहला खंड 7.1 इसी बारे में है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो ये जो वर्गीकरण है, मतलब ये किस आधार पर किया गया है? हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं सहज तरीका है पौधों को पहचानने का। अध्याय बताता है कि हम पौधों को मुख्य रूप से 3 बातों के आधार पर बांट सकते हैं। अच्छा। एक तो उनकी सामान्य ऊंचाई, दूसरा उनके तने का स्वभाव, मतलब वो नरम और हरा है या सख्त और भूरा है, मोटा है या पतला। और तीसरा उनकी शाखाएं, मतलब ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, जमीन के पास से ही या फिर तने पर काफी ऊपर जाकर। अच्छा, ऊंचाई से? हाँ बिल्कुल, तने पर काफी ऊपर जाकर। ठीक है। तो इन आधारों पर कौन कौन से समूह बनते हैं फिर? पहला समूह है शाख का, हर्ब्स जिसे कहते हैं। शाख, अच्छा। हाँ, ये आमतौर पर छोटे पौधे होते हैं। इनकी खास पहचान है इनका हरा और कोमल तना। हरा और कोमल। हाँ, और इनमें ज्यादा शाखाएं भी नहीं होती, जैसे आप गेंदे या टमाटर के पौधे को सोच सकते हैं। अध्याय में चित्र 7.3a इसका उदाहरण है। ठीक है, हरे और कोमल तने वाले छोटे पौधे हो गए शाक। दूसरा समूह कौन सा है? दूसरा है झाड़ी, श्रब्स। झाड़ी। हाँ, इनका तना वो शाक की तरह कोमल नहीं होता, सख्त होता है। अच्छा। पर वृक्षों की तरह बहुत मोटा भी नहीं होता है। ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि शाखाएं तने के आधार के पास से, यानी जमीन के नजदीक से ही निकलने लगती हैं। अच्छा, नीचे से ही? हाँ, बिल्कुल नीचे से, जैसे गुलाब या नींबू का पौधा। चित्र 7.3b इसे दिखाता है। समझ गई, यानी तना सख्त पर ज्यादा मोटा नहीं और शाखाएं नीचे से। तो तीसरा समूह यकीनन बड़े पेड़ों का होगा। बिल्कुल सही। तीसरा समूह है वृक्ष, ट्रीज। ये काफी ऊंचे और विशाल होते हैं। इनका तना बहुत सख्त और मोटा होता है, जिसे हम आमतौर पर ट्रंक कहते हैं। हाँ, ट्रंक। और इनकी शाखाएं जमीन से काफी ऊंचाई पर तने के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। आम, नीम, पीपल, ये सब जाने माने उदाहरण हैं। सही। चित्र 7.3c में यही दिखाया गया है। क्या अध्याय में इन्हें खुद से पहचानने का कोई तरीका भी बताया है, मतलब बच्चों के लिए? हाँ, बिल्कुल। अध्याय हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने आसपास देखें। गतिविधि 1 और तालिका 7.1 इसीलिए दी गई हैं। अच्छा। इनमें कहा गया है कि कुछ पौधों को ध्यान से देखें, उनके तने और शाखाओं पर गौर करें, उनकी ऊंचाई का अंदाजा लगाएं और फिर उन्हें शाख, झाड़ी या वृक्ष में बांटने की कोशिश करें। हाँ, करके देखने से ज्यादा समझ आता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ने से ज्यादा मजबूत समझ बनाता है। ये तो वर्गीकरण का एक तरीका हुआ। क्या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इन तीनों में आसानी से फिट नहीं होते? हाँ, हैं। अध्याय 2 और तरह के पौधों का जिक्र करता है जिनके तने कमजोर होते हैं। कमजोर तने वाले? हाँ, एक है विसर्पी लता, क्रीपर्स जिन्हें कहते हैं। विसर्पी लता। इनका तना इतना कमजोर होता है कि ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर ही फैल जाते हैं। सोचिए कद्दू या तरबूज की बेल। अच्छा, जो जमीन पर फैलती है। हाँ। दूसरी है आरोही, क्लाइंबर्स। आरोही। ये भी कमजोर तने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी सहारे, जैसे दीवार, छली या कोई दूसरा पेड़, उसकी मदद से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मनी प्लांट? बिल्कुल, मनी प्लांट या मटर का पौधा इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये हुई पौधों की बाहरी बनावट के आधार पर उनकी किस्में। अब पौधों के अलग अलग हिस्सों और उनके कामों पर आते हैं।
खंड 7.2 है तने के बारे में। स्टेम। जी। ये तना पौधे के लिए क्या करता है? सिर्फ सीधा खड़ा रखता है या और भी कुछ? सीधा खड़ा रखना या सहारा देना तो एक काम है ही, खासकर शाक, झाड़ी और वृक्ष में। लेकिन अध्याय तने के एक और बहुत महत्वपूर्ण काम पर रोशनी डालता है, जल का संवहन, कंडक्शन ऑफ वाटर। जल का संवहन? मतलब पानी को नीचे जड़ों से खींचकर, हाँ, अवशोषित करके ऊपर पत्तियों और पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना। तना एक पाइपलाइन की तरह काम करता है, कहते हैं ना। पानी नीचे से ऊपर, ये कैसे जाता है, ये तो सोचने वाली बात है। क्या अध्याय से समझने में मदद करता है? बिल्कुल। गतिविधि 2 इसी के लिए है। इसमें एक मुलायम तने वाले पौधे की टहनी को रंगीन पानी वाले गिलास में रखने को कहा गया है। हाँ, मैंने देखा है वो चित्र 7.6, 7.7 में। हाँ, तो कुछ देर बाद जब हम तने को काट कर देखते हैं या पत्तियों की शिराओं को देखते हैं तो उनमें वो रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि तना ही पानी को ऊपर खींच रहा है। ये वाकई में पौधे के अंदर का एक तरह से परिवहन तंत्र है। कमाल है। तो तना पानी ऊपर ले गया, अब उस पानी का होता क्या है? यकीनन पत्तियां, लीफ इसमें अहम भूमिका निभाती होंगी। खंड 7.3 इसी पर है। हाँ, पत्तियां पौधे का बहुत ही क्रियाशील हिस्सा है। अध्याय पहले पत्ती की बनावट बताता है। पत्ती का वो भाग जिससे वो तने से जुड़ती है, वो डंठल, हाँ, वो पर्णवृंत कहलाता है, पेट्योल। पर्णवृंत। और पत्ती का जो चपटा हरा भाग हमें दिखाई देता है, वो है फलक, लैमिना। फलक चित्र 7.8 में है ये। हाँ, बिल्कुल। और पत्तियों पर वो बारीक रेखाएं सी दिखती हैं, उनका क्या मतलब है? वो सिर्फ डिजाइन है क्या? नहीं, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो पत्ती की नसें हैं एक तरह से, जिन्हें शिरा कहते हैं, वेन्स। शिराएं, अच्छा। ये पानी और भोजन को पत्ती के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। आमतौर पर पत्ती के बीच में एक मोटी शिरा होती है। हाँ, बीच में एक मोटी सी होती है। हाँ, उसे मध्य शिरा कहते हैं, मिडरिप। मध्य शिरा। और इन शिराओं का जो पैटर्न या डिजाइन पत्ती पर बनता है, उसे शिरा विन्यास कहते हैं, लीफ वेनेशन। शिरा विन्यास, क्या ये भी अलग अलग तरह का होता है? हाँ, अध्याय 2 मुख्य प्रकार बताता है, चित्र 7.10 में दिखाया भी है। एक है जालिका रूपी, रिटिक्यूलेट। जालिका रूपी मतलब जाल जैसा। हाँ, बिल्कुल। इसमें मध्य शिरा के दोनों तरफ शिराएं एक जाल जैसा बनाती हैं, जैसे आम या पीपल की पत्ती में होता है। अच्छा। दूसरा है समानांतर, पैरेलल। समानांतर। हाँ, इसमें शिराएं एक दूसरे के लगभग समानांतर चलती हैं, बिना कोई जाल बनाए, जैसे घास, गेहूं या मक्के की पत्ती में। हाँ, घास की पत्ती में सीधी सीधी होती हैं। बिल्कुल, ये अंतर देखने में काफी स्पष्ट होता है। ये तो बनावट की बात हुई, लेकिन पत्तियों का काम क्या है? हमने सुना है पौधे पत्तियों से पानी भी बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा? आपने सही सुना है। पत्तियां एक प्रक्रिया द्वारा पानी को भाप, मतलब जलवाष्प के रूप में हवा में छोड़ती हैं। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन। हाँ, ये एक तरह से पौधे का पसीना निकलना है, जो उसे ठंडा रखने में भी मदद कर सकता है। अच्छा। अध्याय की गतिविधि 4 इसे दिखाती है। अगर किसी पत्ती वाली टहनी को पॉलीथीन बैग से ढक दें। हाँ, चित्र 7.11 वाला प्रयोग। हाँ, तो थोड़ी देर में बैग के अंदर पानी की नन्ही बूंदें जमा हो जाती हैं। ये पानी पत्तियों से ही निकला है। अरे वाह! सोचिए, एक बड़ा पेड़ दिन भर में कितना पानी इस तरह हवा में छोड़ देता होगा। काफी पानी। तो पानी छोड़ना तो ठीक है, पर पौधे खाते क्या हैं? सुना है पत्तियां ही उनके लिए भोजन बनाती हैं। बिल्कुल सही। ये पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं चमत्कारी काम है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण? जी, पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से आया हुआ पानी लेती हैं और फिर सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने अंदर मौजूद हरे रंग के पदार्थ, क्लोरोफिल, हाँ, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाती हैं। ये भोजन मंड या मतलब स्टार्च के रूप में होता है। यानी पत्तियां पौधे की रसोई हैं। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि पत्ती में भोजन बना है? हाँ, लगा सकते हैं। गतिविधि 5 यही सिखाती है। इसमें पत्ती में स्टार्च की मौजूदगी का परीक्षण आयोडीन घोल से किया जाता है। पीला या काला हो जाता है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, यानी भोजन बना है। और इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी निकलती है ना? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, जो हवा में छोड़ी जाती है और जिसे हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। ये भोजन फिर पौधे के बाकी हिस्सों में भेजा या जमा किया जाता है। सोचिए,
ये प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी जरूरी है। वाकई कमाल है। पत्तियां भोजन बनाती हैं, पानी छोड़ती हैं और ऑक्सीजन भी देती हैं। अब नीचे चलते हैं पौधे के आधार की ओर। खंड 7.4 जड़, रूट। जी, जड़ें। जड़ों का क्या महत्व है? वो तो मिट्टी के अंदर छिपी रहती हैं। छिपी होने के बावजूद जड़ें बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। अध्याय इनके 2 मुख्य काम बताता है। पहला, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखना। हाँ, पकड़ के रखना। हाँ, उसे स्थिरता देना, एंकरिंग कहते हैं इसे। आंधी तूफान में भी पेड़ खड़े रहते हैं, तो उसमें जड़ों का बड़ा योगदान है। सही बात है। और दूसरा काम? दूसरा काम है मिट्टी से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, पानी और खनिज लेना। हाँ, यही पानी और खनिज फिर तने के जरिए ऊपर तक पहुंचते हैं। क्या इन कामों को समझने के लिए भी कोई तरीका सुझाया गया है, कोई गतिविधि? हाँ, गतिविधि 6 में दिखाया गया है। अगर 2 एक जैसे पौधों में से एक की जड़ें काट दें, चित्र 7.14 में, हाँ, तो बिना जड़ वाला पौधा पानी डालने पर भी मुरझा जाता है, जबकि जड़ वाला पौधा ठीक रहता है। तो ये पानी खींचने का सबूत हुआ। बिल्कुल, ये जल अवशोषण का महत्व दिखाता है। और गतिविधि 7.5, चित्र 7.15, उसमें अंकुरित चने या मक्के की जड़ों को गीली रुई से अलग करने की कोशिश करने पर पता चलता है कि जड़ें कितनी मजबूती से अपनी पकड़ बनाती हैं। अच्छा, वो आसानी से अलग नहीं होती? नहीं। जैसे पत्तियां अलग अलग शिरा विन्यास वाली थीं, क्या जड़ें भी अलग अलग तरह की होती हैं? हाँ, होती है। अध्याय मुख्य रूप से 2 तरह की जड़ों के बारे में बताता है। चित्र 7.17 में है दोनों। कौन कौन सी? पहली है मूसला जड़, टैप रूट। मूसला जड़। हाँ, इसमें एक मोटी मुख्य जड़ होती है जो मिट्टी में सीधी नीचे जाती है और उससे फिर पतली पतली शाखाओं जैसी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, लैटरल रूट्स, जैसे गाजर या मूली में होता है या बड़े पेड़ों में। अच्छा, गाजर एक मूसला जड़ है? हाँ। दूसरी तरह की जड़ है रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट्स। रेशेदार। हाँ, इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। तने के आधार से ही बहुत सारी पतली पतली रेशे जैसी जड़ें गुच्छे में निकलती हैं। अच्छा, गुच्छे जैसी। हाँ, ये ज्यादा गहरी नहीं जाती। घास, गेहूं, मक्का में ऐसी जड़ें होती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। मैंने पढ़ा अध्याय में कि पत्ती के शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में एक संबंध है। ये कैसे हो सकता है? यह वाकई प्रकृति का एक अजूबा है। हाँ, हाँ। अध्याय की तालिका 7.2 और चित्र 7.18, जिसमें बूझों का विचार है, हाँ, हाँ। वो इसी संबंध पर ध्यान दिलाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट, जैसे आम, पीपल, हाँ, बिल्कुल, उनकी जड़ें मूसला होती हैं, टैप रूट। अच्छा। और जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है, हाँ, पैरेलल, जैसे घास, गेहूं, हाँ, उनकी जड़ें रेशेकार होती हैं, फाइब्रस। अरे वाह! इसका मतलब अगर हमें किसी पौधे की पत्ती का शिरा विन्यास पता हो तो हम बिना खोदे उसके जड़ के प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, ये दिखाता है कि पौधे के अलग अलग भाग किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें एक पैटर्न है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके अपवाद हो सकते हैं, पर यह एक सामान्य नियम जैसा है। क्या जड़ों का काम सिर्फ पानी खींचना और पकड़ बनाना ही है? कुछ जड़ें तो हम खाते भी हैं, जैसे गाजर, मूली। बिल्कुल, कुछ पौधे अपनी जड़ों में भोजन भी जमा करते हैं। अच्छा। हाँ, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टैपियोका, ये सब ऐसी ही रूपांतरित जड़ें हैं। मतलब जड़ें ही हैं जो भोजन जमा करने के लिए बदल गई हैं और जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेहतरीन। अब आते हैं पौधे के उस हिस्से पर जो अक्सर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। खंड 7.5 पुष्प, फ्लावर। हाँ, फूल। फूल की संरचना कैसी होती है? इसमें क्या क्या होता है? देखिए, फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। अध्याय चित्र 7.20 और 7.22 की मदद से इसके मुख्य भाग बताता हूँ। सबसे बाहर आमतौर पर हरे रंग की पत्ती जैसी पंखुड़ियां होती हैं। हरी वाली? हाँ, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं। सेपल्स। जब फूल कली होता है तो यही बाह्य दल उसकी रक्षा करते हैं। अच्छा, कली को ढक के रखते हैं। हाँ, फिर बाह्य दल के अंदर रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स। हाँ, जो रंग बिरंगी होती हैं। बिल्कुल, ये अक्सर चमकीले रंगों की होती है ताकि कीट पतंगों को आकर्षित कर सकें जो परागण में मदद करते हैं। परागण के लिए? जी, पंखुड़ियों के अंदर फूल के प्रजनन भाग होते हैं। नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन्स। पुंकेसर। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक डंठल जैसा तंतु, फिलामेंट, और उसके ऊपर एक फूला हुआ भाग, परागकोश, एंथर, जिसमें पराग कण बनते हैं, पॉलन। चित्र 7.23 में है ये। ठीक है, तंतु और परागकोश।
और मादा भाग? फूल के केंद्र में मादा भाग होता है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, पिस्टल। स्त्री केसर। इसके भी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी चिपचिपा सिरा, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। स्टिग्मा। हाँ, जिस पर परागकण आकर चिपकते हैं। फिर बीच की नली जैसी संरचना, वर्तिका, स्टाइल। और सबसे नीचे का फूला हुआ आधार, अंडाशय, ओवरी। चित्र 7.24 में ये दिखाया गया है। अंडाशय, ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? अध्याय की गतिविधि 11 में अंडाशय को काटकर देखने पर, चित्र 7.25, 7.26, उसके अंदर छोटी छोटी दानों जैसी संरचनाएं दिखती हैं। हाँ, दाने जैसे। हाँ, इन्हें बीजांड कहते हैं, ओव्यूल्स। बीजांड। परागण और निषेचन के बाद ये बीजांड बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। अच्छा, तो अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज। बिल्कुल। तो क्या दुनिया के सारे फूल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जिनमें ये सारे भाग हों ही हों? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। फूलों में बहुत विविधता होती है। तालिका 7.3 यही दिखाती है। अलग अलग फूलों में बाहेदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये भाग आपस में जुड़े हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। अच्छा। कुछ फूलों में इनमें से कोई भाग, जैसे पुंकेसर या स्त्री केसर, गायब भी हो सकता है। अध्याय कहता है कि फूलों और फलों के विस्तृत कार्यों के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। ये तो पौधे की पूरी कहानी हो गई एक तरह से, जड़ से लेकर फूल तक। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या होंगी? की टेकअवेज? हाँ बिल्कुल। पहली बात, पौधों को उनकी बनावट के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता और आरोही में बांटा जा सकता है। ठीक है। दूसरी, तने का मुख्य काम पौधे को सहारा देना और जड़ों से पानी व खनिज ऊपर पहुंचाना है। संवहन। हाँ, संवहन। तीसरी, पत्तियां पौधे की रसोई हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं और वाष्पोत्सर्जन से पानी छोड़ती हैं। और उनमें जालिका रूपी या समानांतर शिरा विन्यास होता है? बिल्कुल। चौथी, जड़ें पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं और पानी व खनिज सोखती हैं। ये मूसला या रेशेदार हो सकती हैं। और इनका प्रकार अक्सर पत्ती के शिरा विन्यास से जुड़ा होता है। सही कहा। और कुछ जड़ें भोजन भी जमा करती हैं। और पांचवी बात, फूल। हाँ, पांचवी, फूल पौधे का प्रजनन अंग है, जिसके मुख्य भाग हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। और स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड होते हैं, जो बाद में बीज बनते हैं, और फूलों की बनावट में काफी विविधता होती है। जी, ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि पौधा एक जटिल लेकिन कितना सुव्यवस्थित तंत्र है, जहां हर हिस्से का अपना खास काम है। और इन कामों को जानना हमें अपने आसपास की हरियाली को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए भी सराहने में मदद करता है। बिल्कुल, ये प्रकृति की कार्यप्रणाली की एक सुंदर झलक देता है। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे पत्ती का बाहरी पैटर्न यानी शिरा विन्यास वो जड़ के अंदरूनी प्रकार मतलब मूसला या रेशेदार होने का संकेत दे सकता है। हाँ, ये बड़ा रोचक संबंध है। तो क्या प्रकृति में ऐसा और भी होता होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या किसी जीव या संरचना के बाहरी लक्षणों को देखकर हम उसके किसी अंदरूनी छिपे हुए गुण या बनावट का अंदाजा लगा सकते हैं? ये सोचने का विषय है कि प्रकृति में रूप और कार्य बाहर और भीतर किस तरह एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। शायद कई और ऐसे कनेक्शन हो जिन्हें हम अभी नहीं जानते।